नमस्कार आप सभी को। थोड़ा हम देरी से आए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज ये बहुत खूबसूरत सा जो ये साक्षात्कार का जो ये कार्यक्रम लम्हे जिंदगी का, जो कि चित्र से चरित्र तक, एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, जिसमें कि कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी, कोई एक ऐसी ऐसे चरित्र से भरी हुई एक अलग ही जिनका ऑरा होता है, उनको हम इनवाइट करते हैं और वहां पर उनके साथ एक साक्षात्कार करते हैं, एक इंटरव्यू करते हैं। तो आज आप सभी के बीच एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, मन से भी खूबसूरत और बहुत सारे गुणों की धनी पुष्पा बंसल जी को हमने आज आमंत्रित किया और वो आई। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लम्हे जिंदगी के इस विशेष लाइव एपिसोड में, जहां हम जीवन के उन अनमोल अनुभवों को सुनते हैं जो हमें संघर्ष से साहस और पीड़ा से प्रेरणा तक का मार्ग दिखाते हैं। आज का हमारा विषय है चरित्र से चित्र तक, अर्थात एक ऐसा जीवन जो केवल जिया ही नहीं गया बल्कि संघर्षों के रंगों से एक अद्भुत चित्र बन गया। आज हमारे साथ हैं एक अत्यंत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व, आदरणीय पुष्पा बंसल जी, जो आप सभी के सामने हैं। मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत ही आदर के साथ में आज आपका स्वागत करती हूँ लम्हे जिंदगी के इस खूबसूरत से मंच पर। बहुत बहुत इन्होंने आभार। बहुत 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 आभार बहुत आपका। धन्यवाद। हाँ, इन्होंने जीवन में वैभव भी देखा, संघर्ष भी देखा, और सबसे बड़ी बात जो आप सभी को बहुत ज्यादा प्रेरणा देगी कि ये कैंसर पीड़िता रही हैं। उन्होंने कैंसर जैसी कठिन बीमारी से कई बार लड़कर भी जीवन के प्रति अपनी आस्था और सेवा भाव को कभी कम नहीं होने दिया। और इसकी कहते हैं ना, लाइव एग्जाम्पल मैं हूं, मैं इनको खुद देखती हूँ। ये कितनी बार ऐसा हुआ है कि इनका कीमो चल रहा होता है, लेकिन जब कोई समाज का कोई कार्य आता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सामूहिक विवाह कराए हैं, तो ये कीमो के उस बेड पे पड़ी हुई जितनी भी उनकी चेतना होती है, जिस समय जितना भी उनको आभास होता है कि वो किसी से बात कर पाएंगे या कुछ, तो उस समय अपना वीडियो ऑफ करके और बहुत अच्छे से मार्गदर्शन देती हैं सभी को, और बहुत अच्छे से वो कार्यभार संभालती हैं। तो मैंने इनकी इस जीवन की इस यात्रा को भी देखा है। तो आइए दिल से स्वागत करते हैं आदरणीय पुष्पा बंसल जी का। और पुष्पा बंसल जी, कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ हमारे साथ जुड़कर? आ, बहुत बहुत आभार। अपने बारे में इतना सुनकर थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि वाकई इतना सब कुछ है। पर जो एक ये आपका जो नाम है ना, लम्हे जिंदगी के, बहुत खूबसूरत नाम है। और सब कुछ जैसे एक चलचित्र की तरह, जो लम्हे होते हैं ना, जैसे आपने बोला, जिंदगी क्या होती है, इन लम्हों का जोड़ होती है। और इनमें अच्छे पल भी होते हैं और बुरे बुरे पल भी होते हैं। तो मुझे आज आप लोगों से जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वाक़ई मैं अपने मन की बात रखना भी चाहूँगी, आप सबके बीच। बिल्कुल पुष्पा जी। और बहुत अच्छा लगा हमें ये जान करके, आपको बहुत अच्छा लगा हमारे इस मंच से जुड़कर, क्योंकि ये मंच है ही ऐसा। और हमारी जो इसकी संस्थापिका है डॉक्टर पूजा भारद्वाज, वो वो ऐसे ही कार्य करती हैं। वो ना केवल समाज सेवा करती हैं बल्कि साथ में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी वाणी की धनी भी हैं, और वो कविता पाठ भी करती हैं। सोचिए, इतना गुण लेकर के वो भी छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। और वो जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए एक साक्षात्कार का प्रबंध करती हैं और चरित्र से चित्र नाम का एक खूबसूरत सा ये बहुत लम्हे सुंदर। जिंदगी का कार्यक्रम चलाती हैं, तो मैं इसी वजह से आपको पूजा भारद्वाज जी, डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी का छोटा सा परिचय आपके सामने रखा, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो लम्हे जिंदगी है उनकी संस्थापिका कौन है और कौन इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाता है। तो जैसा कि आपको विदित है कि ये जो कार्यक्रम है, जो आज का कार्यक्रम है, ये आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। और जिस तरह से मैंने आपकी जीवन के बारे में पढ़ा, और जो मैंने जब जब से मैं आपसे मिली हूँ, जब से मैंने आपको देखा, तो बहुत सारे प्रश्न मेरे भी मन में आए। तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी और चाहूंगी कि आप उसका जवाब मुझे दें। जी, ज़रूर।
हाँ, तो पुष्पा जी, मैं सबसे पहला जो आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी, वो ये पूछना चाहूँगी कि आपका जन्म एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। क्या आप हमारे दर्शकों को अपने बचपन और अपने दादाजी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मुझे बहुत खुशी होगी उनके बारे में बताने पर, बहुत खुशी होगी। मेरा बचपन, जैसे कहते हैं ना, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, हुँ, तो उस तरह वाक़ई एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे दादाजी सिर्फ़ धनाढ्य ही नहीं थे, धन संपत्ति, वैभव से ही संपन्न नहीं थे, बल्कि वो दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। उस समय आप सोचिए कि मेरे दादाजी, उनके ज़माने में वो विधवा विवाह, उसको प्रोत्साहित करते थे, कन्या शिक्षा, उसको प्रोत्साहित करते थे, और उन्होंने इतने समाज के कार्य किए, दूर-दूर से पारिवारिक मसलों को, झगड़ों को सुलझाने के लोग उनके पास आते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा होता था कि जो वो कह देते थे, उसे मान लिया जाता था। बहुत स्पष्टवादी, बहुत सच्चाई के धनी, और शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव उनके अंदर। और इतना ही नहीं, हमारी हवेली में के साथ ही जुड़ा हुआ बाग हुआ करता था, तो उस बाग में उन्होंने संतों के लिए एक आउट हाउस बनवा रखा था। तो संत वगैरह भी आते थे, प्रवचन सत्संग होते थे, बीच-बीच में, मतलब कि उनके व्यक्तित्व को मैं क्या ही बोलूँ। सामाजिक थे, दार्शनिक थे, आध्यात्मिक थे, बहुत विशाल व्यक्तित्व था मेरे पूज्य दादाजी। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप बहुत ही धनाढ्य परिवार से बिलॉन्ग करती हैं, और जो छोटा-मोटा मुझे पता है कि जब आपके लिए वो शब्दों का मैं उस एक प्रॉपर एक शब्द का उपयोग यदि करती हूँ, तो आप थोड़ा-सा उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि दर्शकों को छोटा-सा ये भी पता लगे कि आप नेपाल की राजकुमारी भी रह चुकी हैं। मुझे पता है आपको ये अच्छा नहीं लगता कि आप आप अभी जो हैं, आप अपने वर्तमान में जीना बहुत पसंद करती हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपका देखिए वहाँ से कनेक्शन तो रहा ही है, और ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे दर्शकों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो मैं बहुत छोटा-सा आपसे उसके बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी वो जो आपकी वो जर्नी रही, वो आपका जो सफ़र रहा, वो यात्रा आपकी कैसी रही, और उसमें आपको क्या फ़ील होता है? और आज यदि हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं, तो आपको ऐसा फ़ील क्यों होता है कि थोड़ा-सा कम ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है? मैं जानना चाहूँगी। हाँ, क्योंकि बॉर्न विद ऐसा सिल्वर स्पून तो आप रही हैं ही। नहीं, बिल्कुल रही हूँ मैं, और मैं बताती हूँ कि राजस्थान में झुंझुनू के पास मंडेला है, एक अब तो अच्छा खासा शहर है वो मंडेला। तो दादाजी का जन्म वहीं पर हुआ था, और बहुत ही कम आयु में मेरे परदादाजी स्वर्गलोक सिधार गए थे। तो सारा जो भी था, मिलें बहुत थी हम लोगों की, कपड़ा मिल थी, है ना? कहीं शुगर मिल थी, ऑयल मिल थी, ये सब था। तो खेत खलियान वगैरह तो होते ही थे। तो दादाजी ने कम उम्र में ही अपने व्यापार बिज़नेस को सँभाला। फिर वो मूव कर गए इधर लखनऊ के पास, बहराइच डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर जो छोटी-छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि कुछ नाम मैं लूँगी, नानपारा हो गया, रुपैडिया हो गया, रिसिया हो गया। तो वहाँ के जो राजा होते थे, तो उनको समय-समय पर मेरे दादाजी से कर्ज़ लेना पड़ता था, और कई बार वो कर्ज़ नहीं चुका पाते थे, तो गाँव के गाँव सब दादाजी के नाम कर दिया करते थे। तो इस तरह से उनको सब राजा साहब कहना शुरू कर दिया। और आप या राजकुमारी। तो मैं तो बहुत ही साधारण सी इंसान हूँ, क्योंकि परिवार में उनके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ। तो जो नेपाल की जो जर्नी है, वो मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगी कि नेपाल तक कैसे पहुँचे। लेकिन मैं अपने आप को नेपाल की राजकुमारी बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो एक देश है ना? और हम लोग राजस्थान को बिलॉन्ग करते हैं, हम लोग मारवाड़ी हैं, और ये ज़रूर था कि वहाँ पे एक वर्चस्व था, मेरे मामा जी वगैरह वहाँ थे, तो नेचुरल है कि धनाढ्य परिवार से थे, तो मेरे नाना नाना जी वगैरह भी उतने ही स्ट्रॉन्ग थे।
तो उस वजह से हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। अभी बीच में मैं आपको बताऊँगी कि जो संघर्ष आया था ना लाइफ में, वो किस तरह का संघर्ष आया, उसको कैसे फेस किया, कैसे हम यहाँ से नेपाल पहुँचे, वहाँ की राजधानी पहुँचे, वो सब मैं आपको बताऊँ। बिल्कुल, देखिए ये आपका व्यक्तित्व ही है जो इतनी बड़ी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो आजकल का तो आजकल क्या शुरू से ही रहा है, हमेशा से ही रहा है। किसी को अगर छोटा-सा भी कुछ एक रियासत मिल जाती है तो वो अपने आप को राजा, राजकुमार, महाराज और महारानी पटरानी कहते हैं। लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आप इतनी बड़ी बात को भी इतने सरल से शब्दों में बोल कर के खुद को साधारण बता रही हैं। लेकिन ये बहुत ही प्रेरणादायी ये बात है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे प्रश्न जानना चाहूँगी, एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि बचपन से ही आप पढ़ाई, नेतृत्व, साहित्यिक गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय रही हैं, है ना? तो क्या उस समय आपको महसूस होता था कि आगे चलकर यही गुण आपके जीवन को मतलब जीवन की पहचान बनेंगे, आप पहचानी जाएँगी अपने ये समाज सेवा के लिए और मतलब जो भी आपकी पढ़ाई है उसका किस तरह से आपने पढ़ाई करी आप क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं आपको कितनी बार इधर से उधर जब जाना है तो पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज्यादा बाधित हो जाती है तो उसको आपने किस तरह से मैनेज किया और ये मैं बहुत मतलब मन से मैं चाहूंगी कि आप मुझे इसका जवाब जरूर दें। बिल्कुल ईशा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे दादाजी को शिक्षा के प्रति बहुत लगाव था, मेरे पापा को भी था और मेरी मम्मी तो उस ज़माने में कहानियाँ लिखती थी, कविताएँ लिखती थी और उनको भी बहुत था कि जो है ना पढ़ाई, बेटा पढ़ाई। मेरे मन में ये आ गया था कि जीवन में कुछ नहीं है, शिक्षा के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी के जाते ही वो ऑल ऑफ सडन चले गए। तो 2 भाई थे, एक डॉक्टर और एक वकील, अपने मसले सुलझाने के लिए मेरे दादाजी के पास आए हुए थे। तो वो कोई बात पर एग्री नहीं हो रहे थे, तो दादाजी ज़ोर से बोले कि फिर तुम आए क्यों? और इतने में उनको हार्ट अटैक पड़ गया और वो 10 मिनट के अंदर चल बसे। अरे अरे। ऊपर हमारी रसोई में हलवा बन रहा था। तो वो सारे सीन ध्यान में जब आते हैं तो बड़ी तकलीफ भी होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि परिवार में एकापन नहीं रहा। पापा लोग 5 भाई थे, तो जो बड़े ताऊ जी थे, तो उन्होंने सारा कुछ जो कैश, ज्वेलरी यहाँ तक कि जो बारात में जब बेटा, पोता कोई भी घोड़ी पे बैठ के जाता है ना, तो घोड़ी के भी असली ज़ेवरात मेरे दादाजी ने तैयार किए हुए थे कि कोई नकली ज़ेवरात की घोड़ी पे नहीं बैठ कर के ऐसे जाएगा। तो और वो ऐसे सब में आप स्वयं को राजकुमारी मानने से भी इनकार करती हैं, क्योंकि क्या ना बात है। इसे देखो, सब कुछ कोर्ट में चल रहा है, सब कुछ जी जी कोर्ट में जी। चल रहा है, तो मैं तो यही समझती हूँ कि मैं अभी बिल्कुल एक साधारण इंसान हूँ, आम जी इंसान जी हूँ, जी। धनी हूँ, बहुत ज़्यादा धनी हूँ, पति सुख से, बहुत धनी, हाँ। बच्चों की सुख से, बहुत ज़्यादा धनी। और मन से भी तो आप बहुत धनी हैं। आप आगे बताइए, आप क्या कह रहे थे? बीच तो में आपकी बात को रोका, क्षमा प्रार्थी हूँ। जी। क्या हुआ कि मैं बचपन में ही दीवानी और फौजदारी आजकल तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। बचपन में मैं हुँ। समझ गई थी दीवानी कचहरी क्या होती है, फौजदारी क्या होती है, सारा दिन घर के अंदर फाइलें, वकील, कोर्ट, कचहरी, सब प्रॉपर्टी की वजह से। तो मेरे पापा बिल्कुल उकता चुके थे और अच्छा हर बार वो हमें बहराइच से लखनऊ छुट्टियों में घुमाने ले जाते थे। मुझे याद भी एक गुलमर्ग होटल हुआ करता था। उसकी छत पे भी बड़ा खूबसूरत लॉन और स्विमिंग पूल वगैरह होता था, तो वहाँ लेके जाया करते थे। तो अटैचियाँ-वटैचियाँ पैक हो रही थी, हमने तो यही सोचा कि घुमाने लेके जा रहे हैं, हम तो बड़े खुश। लेकिन हमें लखनऊ पहुँच कर पता चला कि हम अपना घर छोड़कर निकल गए हुँ। हैं। इसके पीछे भी मेरे चाचा जी का हाथ था और मुझे नहीं पता इतनी अकूत संपत्ति का कोई क्या करेगा, मुझे नहीं पता। एट द एंड तो सब कुछ छोड़ कर के जाना है, तो इतना फ्रॉड, इतना ये सब कोई क्यों करता है? तो इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होके चाचा जी ने बोला कि तुम अगर तुम्हारा मन नहीं लगता इन सब चीज़ों में और में तो तुम जो है ना अपना एक नए शहर में जाकर के बसो। क्योंकि वहाँ पे तो एक रुतबा था, एक रौब था, सब कुछ था, है ना? तो हम लोग वहाँ से भिवानी पहुँचे। उस समय मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर चुकी थी। भिवानी पापा किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू पहुँचे थे, वो किसी अननोन सी जगह पे जाकर के बसना चाहते थे। तो वहाँ जब मैं एडमिशन के लिए गई तो मुझे पता चला कि जहाँ से फर्स्ट ईयर किया है, वहीं से ही मुझे सेकंड ईयर करना है। ओके।
अब मैं बहुत परेशान और फिर भाई बहुत अच्छे-अच्छे परिवार, फ्रेंड्स सब थे, तो मैं पहुँची वापस बहराइच शहर पढ़ाई करने के लिए। तो बहराइच में मेरे चाचा जी और हमारा परिवार रहता था और रिसिया में मेरे 2 ताऊ जी का परिवार रहता था और सबसे छोटे चाचा जी अविवाहित थे, वो हमारे साथ ही रहते। तो मेरी फ्रेंड्स नेचुरल है, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर खानदान से थी। एक फ्रेंड थी जिसके पापा महाराजा इंटर स्कूल में अध्यापक थे, तो वो भी मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी। तो मैंने सोचा कि उसको दुःख होगा कि मेरे यहाँ रहने नहीं आई है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैंने उसका घर चुना और उसके यहाँ चली गई कि 1 साल पढ़ाई करनी है, कर लेंगे। अब होता क्या था कि उसके पेरेंट्स बात-बात पे उसको बोलते जब भी कोई अच्छा हमारे टाइम पे ना शील्ड हुआ करती थी। शील्ड मिला करती थी फर्स्ट आओ, कुछ आओ तो। तो मान लो डिबेट में मैं शील्ड ले आई, मान लो पढ़ाई में मेरी रैंक फर्स्ट आ गई, तो उसके पापा-मम्मी कहते थे, "देखो एक ही जैसा माहौल मिला हुआ है, पुष्पा को देखो और तुम अपने आप को देखो।" तो वो जो दोस्ती थी वो धीरे-धीरे ईर्ष्या में बदल गई। मेरी आदत थी मैं बहुत मोटा रजिस्टर बना के रखती थी, नोट्स सारे। एक रात मैं वॉशरूम गई, मैंने देखा मेरा रजिस्टर चूर-चूर करके सारा उसने ट्रंक में भर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था 1 वीक बाद एग्ज़ाम था। ख़ैर बस माइंड में ही सोच-सोच करके मैं पेपर दे आई और फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास हुई। मेरा स्ट्रगल शिक्षा के लिए यहाँ खत्म नहीं हुआ। जब भिवानी में मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया, तो बाकायदा मुझे एडमिशन मिला, फीस जमा करती रही। जब रोल नंबर मिलने का टाइम आया तो मुझे कहा गया कि आपके सर्टिफ़िकेट्स जाली हैं। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि मतलब अब मैंने कहा अभी तक तो आप मुझसे हर महीने फीस ले रहे थे, मेरे सर्टिफ़िकेट्स जाली कैसे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं एक्चुअली हरियाणा के सर्टिफ़िकेट एकदम कार्डबोर्ड की तरह होते हैं और यूपी के बिल्कुल पतले कागज़ की तरह। ऑप्शन आप अपनी यूनिवर्सिटी जाइए और डीन से लिखवा के लाइए कि ये सारे सर्टिफ़िकेट्स वैलिड हैं। मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था। तब तक मेरे पापा और बड़े दोनों भाई काठमांडू शिफ्ट हो चुके थे। मेरी एजुकेशन की वजह से ही मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और मैं हम भिवानी में थे। मम्मी ने कहा नहीं, नहीं कैसे? मैंने कहा मैंने साल भर मेहनत की है, मैं जाऊँगी। मैं भिवानी से मैंने बस पकड़ी, दिल्ली पहुँची, वहाँ से टिकट लिया, मुझे पता नहीं था रिज़र्वेशन भी होता है कि क्या होता है, मैंने टिकट ले लिया, मैं ट्रेन में चढ़ गई। तो जिस सीट पे मैं बैठी, ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी, अगर वो सुनेंगे तो उनको भी ध्यान आएगा। तो 2 लड़के थे, वो भाई थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आपकी सीट कौन-सी है? मैंने कहा सीट? तो मैंने कहा मेरे पास ये टिकट है। कहते रिज़र्वेशन नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहते आप ऊपर लेट जाओ और टीटी आएगा हम सँभाल लेंगे। तो टीटी को उन्होंने बोला हमारी दीदी है, इमरजेंसी में हमें इन्हें लेके जाना पड़ रहा है, आप टिकट बना दो। उन्होंने ट्रेन में टिकट बनवा दी। ओह! तो वो पल मैं भूल नहीं सकती कि अनजान 2 भाइयों ने मेरी कितनी मदद की थी। फिर मैं डीन से मिल कर के और सर्टिफ़िकेट उन्होंने लिख कर के दे दिया कि बिल्कुल वैलिड सर्टिफ़िकेट्स हैं। फिर मुझे बोला जाता है मेरे कॉलेज में कि अब बहुत लेट हो गई। तो भगवान स्वरूप एक प्रोफ़ेसर बंसल अंकल थे, बहुत प्यार करते थे मुझे अंकल आंटी दोनों ही। वो वहाँ वैश्य कॉलेज में मैथ्स के प्रोफ़ेसर थे और आंटी हिंदी की प्रोफ़ेसर थी। बाद में अंकल वैश्य कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे। तो अंकल ने कहा बेटे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस ज़माने में ₹5 दे कर के अगर रोल नंबर नहीं है तो आप पहला पेपर दे सकते थे। अच्छा, तो अच्छा। ख़ैर पहला पेपर ₹5 दिया और मैंने पहला पेपर दे दिया। सेकंड पेपर के लिए अंकल ने मुझे बोला कि सुबह-सुबह मैं और तुम कोर्ट चलेंगे। मतलब वहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कोर्ट का टाइम भी वही है। मैं अंकल के साथ कोर्ट पहुँच रही हूँ। पहली बार मैंने देखा कि हाँ, कैसे कटघरे में कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे सामने जज होते हैं। मैंने रो-रो कर अपनी बात बोली। मैंने कहा मैंने फीस सारा मैं लेके गई थी कि मैंने फीस इन्होंने मुझसे फीस ली और अभी इन्होंने मुझे रोल नंबर नहीं दिया। तो जज ने मुझे अलाउ किया और साथ में एक पुलिस वाला 2 पुलिस वाले थे, वो साथ में आए। मैं पहुँची, तब तक कुल आधा घंटा शेष रह गया था। मैंने सिर्फ़ कोटेशंस पॉइंट्स यही लिखे, क्योंकि पूरे आंसर्स तो मैं लिख ही नहीं सकती थी। फिर थर्ड में भी पहले कोर्ट जाओ, फोर्थ में भी 4 पेपर हुआ करते थे, कोर्ट जाओ। कर-करा के मैंने जैसे-तैसे कर लिया। अब सेकंड ईयर मेरा जब आया तो
संघर्ष तो खत्म ही नहीं हुआ था, उन्होंने मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। कहने लगे आप केस उठाओ तब हम रिजल्ट देंगे। अंकल मुझे लेकर के रोहतक में था, वहां पर डीन के पास पहुंचे और मैंने साइन किया कि मैं केस उठा रही हूँ। दिवाली के पास मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तब मैंने सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू करी। तो मतलब बहुत ही शिक्षा के मामले में तो सच में मतलब जो मेरे जुनून था ना कि पढ़ना है पढ़ना है, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं ग्रेजुएट भी नहीं होती आज। ओह! यही संघर्ष होता है जैसे आपने बताया। और कहते भी हैं हमारे मम्मी पापा भी कहा करते थे और बड़े बुजुर्ग भी कहते ही हैं कि जिनको पढ़ाई करनी होती है ना, जिनको पढ़ना होता है, उनके लिए सुख साधनों की आवश्यकता नहीं होती। वो भरी से भरी और बड़ी से बड़ी बड़ी परेशानी में भी अपने लिए वो रास्ता निकाल लेते हैं, जैसे कि आपने निकाला। बिल्कुल और सही। पुष्पा जी, इसी बीच मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको देखिए, लम्हे जिंदगी के आपको बहुत स्वागत करता है। और स्वागत है पुष्पा जी। और मेरे लिए भी बोला है, स्मिता सिंह चौहान जी हैं, बहुत प्यारी कृष्ण भक्त हैं, मेरी कृष्ण सखी हैं वो। और हम बहुत प्यारा लिखती हैं और उन्होंने आपका स्वागत किया है। और इसके अलावा ब्रह्मदेव शर्मा जी ने भी आपका स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव शर्मा जी, आपको सादर प्रणाम। और पुष्पा बंसल जी का बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको कर रहे हैं। स्मिता सिंह चौहान जी लिख रही हैं, खूबसूरत खूबसूरत शीर्षक, खूबसूरत मेजबानी के साथ खूबसूरत प्रेरणादायी मेहमान, और क्या चाहिए कार्यक्रम की आभा मंडल के लिए। देखिए कितना सुंदर लिखती हैं। ज्योति जुल्का जी हैं, ये बहुत ही कहते हैं ना, पहुंची हुई हस्ती हैं, बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। ये भी स्वागत कर रही हैं आपका। और मेरी कलम से मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है। अनीता त्रिपाठी जी आपका स्वागत कर रही हैं। और मेरी कलम से भी आपको अपर्णा जी भी आपको स्वागत कर रही हैं। और प्रीति शर्मा जी हैं, वो भी बहुत बहुत आभार प्रीति शर्मा जी आपका। और पूजा श्रीवास्तवा जी, जो हमारी स्वर कोकिला हम उन्हें बोलते हैं, वो भी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं। और अर्चना शर्मा जी का कहना है, आप सभी को प्रणाम। और रागिनी यादव जी भी बोल रही हैं, आप सभी को प्रणाम। विनय कुमार सर, जो हमारे जो ये लम्हे जिंदगी के हैं, उनके सह संस्थापक हैं, वो भी आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है। हरी पारेख जी हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। अर्चना शर्मा जी, ऐसे करके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और जो हमारे और भी दर्शक हैं, मैं उन सबको भी ये कहना चाहूंगी कि आप और भी कमेंट्स करें, जिससे कि पता चले पुष्पा जी को कि उनको कितना जाना जा रहा है, कितना उनको पसंद किया जा रहा है। आभार आपका। और अब हम और आगे बढ़ते हैं पुष्पा जी। और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि देखिए, आपके पीछे एक खूबसूरत सी तस्वीर मुझे दिख रही है, जिसमें आपकी, मुझे लग रहा है, पूरी की पूरी फैमिली है। और जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सभी की सभी हमें देख रहे हैं। सभी दर्शक दीर्घा आप नोटिस कर सकते हैं, सारे की सारे इस तरह से ये तस्वीर ली गई है। ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी हमें देख रहे हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आप बता रही हैं कि आपका पति, आपका जो पति के लिए अपना प्रेम है आपका, वो सबसे बड़ा धन है। तो मैं आपसे, मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि एक पति की जीवन में क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या भूमिका आपके जीवन में है। तो मैं ये थोड़ा सा एक अलग, कहते हैं ना, अलग तरह का प्रश्न पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल जैसा देखा जा रहा है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, वो थोड़ा सा शादी वादी इन सब चीजों में विश्वास कम रखते हैं। तो जो आपका एक बहुत भी बड़ा जो प्रश्न है, वो तो मैं आपसे पूछूंगी इस प्रश्न के बाद। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप समाज में कैसे ये दर्शाना चाहेंगी, जो हमारे वेद ग्रंथ, हमारे धार्मिक ग्रंथ हमारे बोलते हैं कि जो पति हैं वो परमेश्वर हैं, लेकिन आजकल बराबरी का माना जा रहा है। तो उस लिए इस इन चीजों के लिए आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने ही रचना ऐसे की है कि बराबरी तो नहीं है। आज
महिलाएं बहुत ऊपर उठ रही हैं, ऊंचे आसमां को छू रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर अपने पतियों को सपोर्ट भी कर रही हैं, क्योंकि आज का जो समय है इसमें बहुत जरूरी सा हो गया है कि हाँ, दोनों मिलकर परिवार के आर्थिक बोझ को उठाएं। लेकिन इसमें ये समझना कि हाँ, ये मेरा हस्बैंड है और मुझे इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसमें कोई हीन भावना नहीं है। आज मैं अपनी बेटी को रात के 2 बजे नहीं भेजूँगी बाहर, पर मैं अपने बेटे हम्म। को भेज दूँगी, क्योंकि ईश्वर ने रचना ही ऐसी दी है। तो शुरू से ही, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत ही सौम्य, सरल और बहुत हँसमुख, जहाँ बैठ जाएँ तो मतलब मैं कहती थी, आपको इतने याद कैसे रहते हैं? चुटकुलों पर चुटकुले, चुटकुलों पर चुटकुले। उन्होंने इतना सम्मान और इतना प्यार मुझे दिया, मतलब जो कहते हैं ना कि हथेलियों में रखना, पलकों पे बिठा के रखना, तो मतलब घरेलू जो सहायक हैं, अ, उनको ये लगता है बस तुम अपना जो है बच्चों की संस्कृति, उनकी शिक्षा, तुम्हारा जो पैशन है समाज के लिए, वो उन सब पे ध्यान दो। घर पर तो तुम्हारा सुपरविज़न में सब काम हो जाएगा। तो इतना एक हस्बैंड की तरफ से आश्वासन मिलना और सपोर्ट करना, मैंने खुद संस्था बनाई थी जब मैं कहाँ काठमांडू और कहाँ ये साहिबाबाद, बहुत छोटा-सा एरिया था, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे दिल में ये आया कि यहाँ जेंट्स तो सारे कमाने निकल जाते हैं, तो क्यों ना लेडीज़ को इकट्ठा करके एक संस्था बना लेते हैं। मैंने डॉक्टर साहब से बात शेयर करी, उनका बिल्कुल करो और हमने एक संस्था बनाई। उससे ना सिर्फ़ कॉलोनी के काम करवाए, मैं ना वेदना से बहुत जल्दी पीड़ित हो जाती हूँ। जैसे मेरे पास महिलाएँ आती थी, अपनी-अपनी समस्याएँ लेकर, तो मतलब मैं बिल्कुल उसके अंदर खो जाती थी और मुझे ये लगता था कि इसकी पीड़ा को कैसे दूर करूँ? इसके होठों पे मुस्कुराहट कैसे आए? ये सम्मान से कैसे जिए? बहुत महिलाओं के लिए काम किया, बहुत महिलाओं के लिए। उनमें से खुशी होती है, आज बहुत सी सफल हैं, सक्सेसफुल हैं और जो कभी मार, पिटाई खाती थी, जो कभी नंगे पाँव खून से लथपथ मदद माँगने के लिए आई थी, आज खुद का अपना काम सेट कर के और औरों की भी मदद कर रही हैं। पुष्पा जी, मुझे याद है, स्मिता अगर आप यहाँ होंगी तो आपको भी याद होगा। मैं आप सभी दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगी कि पहली बात तो जो मैंने प्रश्न इनसे किया था कि पति का सपोर्ट, पहली बात तो पति का कितना सपोर्ट है, ये आपको इस बात से भी अंदाजा लग जाएगा कि स्मिता सिंह चौहान जो है, उन्होंने एक किसी परेशान महिला और जिनको अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ अमाउंट की जिनको आवश्यकता थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको लगेगा कि ईशा ये सब नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बताना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो लोग ना समझ नहीं पाते हैं कि आप कितने बड़ा दिल रखती हैं। बिना किसी सोचे विचारे मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी, मैं सॉरी मांगती हूँ पहले, लेकिन मैं ये बताऊंगी बहुत बड़ा अमाउंट, काफी हद तक जो एक मदद हो सकती थी बहुत बड़े अमाउंट के साथ में, हमारी पुष्पा जी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना उस बस एक कार्ड जरूर मांगा था पुष्पा जी ने उस लड़की की शादी का, उसके अलावा और कोई उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, और आंख बंद करके वो अमाउंट झट से कैश में वो मुझे दिया और मैंने वो स्मिता को दिया और स्मिता ने वो आगे पहुंचाया। तो इस तरह से भी ये मदद करती हैं, कभी भी आवश्यकता हुई है तो दौड़ भाग के ये मदद करती हैं, और ये मदद वो ही कर सकता है जिसको अपने ऊपर विश्वास हो और उसके पति को उसके ऊपर विश्वास हो। तो ये मैं बताना चाह रही थी, और क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे पता है आपको पसंद नहीं है कि आपकी इन क्या करे हुए इन कार्यों के बारे में किसी को बताया जाए, लेकिन जो यहाँ दर्शक दीर्घा है वो स्मिता नहीं को भी ईशा, जानती क्षमा है। प्रार्थी नहीं, तुम्हारे दिल के उद्गार हैं, तो उद्गार बाहर भी अगर आ रहे हैं तो उसमें क्षमा प्रार्थी की कोई बात नहीं है। आभार है धन्यवाद। तुम्हारा। और अब मैं थोड़ा फिर से कमेंट्स की तरफ आती हूँ। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपको जो मैं संचालन कर रही हूँ आपको पसंद आ रहा है, और बहुत ही सुंदर विचार हैं पुष्पा जी के, ये विनय सर बोल रहे हैं, और ज्योति जुल्का तो बहुत ही प्रेम कर रही हैं आपको ऐसे बहुत प्यारे प्यारे हार्ट्स दे करके, और खूब पसंद किया जा रहा है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस समय। और अब हम आते हैं वापस से मंच की तरफ, मुद्दे पर आते हैं। एक और प्रश्न है जो
मैं चाहूंगी कि यहाँ बैठी हुई दर्शक दीर्घा को पता होना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि ये कैंसर पीड़िता रही हैं और कई बार इनको कैंसर ने अटैक किया है, ठीक भी हो जाती हैं, फिर से इनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इतना पीड़ादायी, तो ये एक वॉरियर हैं, एक योद्धा हैं और इनसे इतनी प्रेरणा मिलती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कीमो हो रहा होता है, लेकिन यदि इनको कोई जिम्मेदारी दी गई होती है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। यहाँ तक कि कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोगों के मतलब आक्षेप बोल दूं या फिर बहुत लोगों ने प्रश्न भी उठाया है, बहुत लोगों ने मतलब परेशान भी हुई हैं, बहुत आहत भी हुई हैं कितनी ही चीजों से, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना वो जज्बा हमेशा कायम रखा और जब भी किसी को आवश्यकता हुई इनकी, ये हमेशा खड़ी रही हैं। तो मैं आपकी वो कैंसर की जो वो जर्नी है और जो ये आपका हौसला है, जो ये आपका जज्बा है, मैं इसके बारे में चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, तो ईशा, हर रोज की तरह वो भी एक प्यारी सी सुबह थी, पर ये नहीं पता था कि आखिरी प्यारी सी सुबह है। तो कोरोना की वजह से हम लोग बाहर पार्क में नहीं जाते थे, घर के लॉन में ही रनिंग और योगा वगैरह कर लेते थे। तो योगा करते समय मुझे लोअर एब्डोमेन में थोड़ा स्ट्रेच फील हुआ। मैंने डॉक्टर साहब से कहा यहाँ थोड़ा सा खिंचाव लग रहा है। उन्होंने कहा कोई मसल पुल हो गई होगी, तुम आज एक्सरसाइज मत करो। बात आई गई होगी, मुझे दर्द ही नहीं हुआ उसके बाद। चांस की बात है कि वो संडे का दिन था, तो शाम को वो घर पे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा बताना जरा कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा था। उन्होंने जैसे ही हाथ रखा, वो तुरंत दूसरे रूम में जिस स्पीड से निकले, तो चुप मैं भी उनके पीछे पीछे गई। उनको नहीं पता था कि वो पीछे पीछे जा रहे हैं। और सॉरी, बीच में फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो उनके जो फ्रेंड थे रेडियोलॉजिस्ट, उन्होंने लिटरली यही वर्ड्स बोले, पुष्पा कुछ तो लिए घूम रही है, कल सुबह सुबह उसका पहला अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि हैवी कोरोना था। तो ये था कि मॉर्निंग में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाए। मैं अपने कुक को बोला मैंने कि मैं आके ब्रेकफास्ट करूंगी। अब वहां पर तो सब कुछ शॉकिंग निकला बिल्कुल ही। निम्फ नोड्स बड़े बड़े थर्ड स्टेज पे, तो बाद में मेरे पेट स्कैन से पता चला। और एक के बाद एक, क्योंकि वो इस फील्ड में है मेरे हस्बैंड, तो कांटेक्ट सबसे थे, चाहे गायनिक से बात करना हो, चाहे मेरे पेट स्कैन होना हो, है ना। तो वो आगे से आगे फोन करते रहते हो मुझे, एक जगह से दूसरी जगह। उन्होंने मुझे ये बोला कुछ गांठें हैं, मुझे कैंसर तो नहीं बोला उन्होंने। और फिर उसके बाद बीच में कुछ लिक्विड पीना होता है, डाई, जिससे फिर आपका स्कैन वगैरह होता है। तो जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने बोला यहाँ लाओगे तो पुष्पा पैनिक हो जाएगी, मैं डाई घर भिजवाता हूँ, इसको डाई पिला करके लेके आना। बच्चे मजे से नीचे लॉन में चेयर्स वगैरह डाले बैठे थे, और वो उसमें रूह अफ़ज़ा मिक्स कर दिया था डाई में, वो रूह अफ़ज़ा जैसा दिख रहा था। तो मम्मी ये पीना है आपको। तो मैंने कहा ये क्यों पीना है? मैंने कहा सुबह से खाली पेट में ये सब नहीं पी सकती। तो जैसे भी जिद विद करके जैसे तैसे मुझे पिलाया गया। मेरा वो हुआ। अगले दिन सुबह सुबह जब हम पहुंचने वाले थे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, तब डॉक्टर साहब ने बोला पुष्पा, हिम्मत रखना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कैंसर है पर इसे खत्म करके रहेंगे। मतलब मैं बिल्कुल शून्य सी हो गई थी। मुझे मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं हंसूं, मैं रोऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर वहां पर जांचें शुरू हुई, पता तो था ही, पता चल गया कि थर्ड स्टेज पे है। आनन फानन में सर्जरी प्लान कर ली गई। तो सर्जरी में भी मुझे नहीं पता था कि इतनी भयानक सर्जरी होगी। मैं आराम से बाय करके आती हूँ, लौट के आती हूँ। 10.5 घंटे मेरी सर्जरी चली। जब होश आया तो सारी बॉडी पे नलियां ही नलियां, नलियां ही नलियां। हिलने को मना किया, पानी नहीं मिलेगा, मतलब सब कुछ पलट सा गया था। कोई बात नहीं पुष्पा जी, मैं समझ रही हूँ, आप इस समय बताते हुए भावुक हो रही हैं और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और आप पानी पी लीजिए म्यूट करके अपना मोबाइल बेशक।
पानी पी नहीं लीजिए, अगर आपको कुछ खाना पीना है आप खा लीजिए, क्योंकि नहीं ये नहीं, हम जानते हैं कि अच्छा ये हम जानते हैं कि अभी भी आपको काफी वीकनेस है, बल्कि आप जब ये बता रही हैं मैं भी बहुत भावुक हो रही हूँ। मुझे भी समझ आ रहा है कि ये जो आप मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको नहीं पूरा सा ये सारा कुछ नहीं क्यों, बताना पड़ता है। अच्छा है अगर इसे सुनकर और जो भी कैंसर पीड़ित है उनके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए, कैसे कैसे झेला, कैसे खड़ी हुई, हिम्मत कैसे रखी मैंने। और पता है एक नारी के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब वो अपने आप को गंजा देखती है। तो जब बाल हटाए गए तब भी पता है क्या मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का था, हाय कितनी क्यूट लग रही हो, हमें तो पता नहीं था तुम इतनी क्यूट लगोगी, चलो एक सेल्फी लेते हैं, पिक लेते हैं। मतलब ये माहौल उन्होंने घर का बना दिया। तो ठीक हुई, वापस से लग गई सोशल वर्क में अपने, फिर कैंसर हो गया। तो ये जो कीमो, वो जो बेड वाली बात बता रहे हो ना, तो वही था, सामूहिक विवाह था। और क्योंकि मैं ही मैनेज करती आ रही थी तो फिर मेरे पास फोन आया, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो मैंने कहा मैं एक जूम मीटिंग ले लेती हूँ। तो मैंने वीडियो तो ऑफ कर दिया था, लेकिन डॉक्टर स्वाति गुप्ता, जानती हो तुम, तो वो उस मीटिंग में थी। उन्होंने कहा नहीं पुष्पा जी, आप वीडियो ऑफ नहीं करोगे, आप वीडियो ऑन करो, हम आपको देखना चाहते हैं। वीडियो ऑन करके, और जैसे मुझे किसी पेपर कागज पेन की जरूरत नहीं थी, वो मैं बस उनको बताती चली गई, स्टेप वाइज समझाती चली गई, ऐसे करना है, नोट कर लो, तुम ये कर लो और वो कर लो। और वो जो खत्म हुआ तो रूम के बाहर ही नर्सिंग स्टेशन था, तो नर्सेज और 2 डॉक्टर्स जो राउंड पे थे, वो सीन मैं भूल नहीं सकती, जो वो क्लैपिंग करते हुए अंदर आए और उन्होंने जो गले से लगाया, कहते कौन कहेगा कि आपको कैंसर है, ओ नो, भूल जाओ, नो मोर कैंसर। मैंने कहा यस, नो मोर कैंसर। तो और मुझे ये भी याद है उस सामूहिक विवाह को तुमने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था, सबसे मिलवाया भी था। मुझे तो पूरा क्वेश्चन ये याद नहीं कि क्या और पूछा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात्कार के इस प्रश्न को मैंने पूछा इसलिए कि सबको पता लगे कि आपकी क्या जर्नी रही है, लेकिन मैं खुद ही इमोशनल हो गई हूँ। और मैं थोड़ा सा कमेंट्स की तरफ आऊं कि थोड़ा माहौल चेंज हो। और बहुत ही संघर्ष में जीवन रहा है आपका, विनय सर बोल रहे हैं, और ज्योति जी भी इमोशनल हो गई हैं। वो कह रही हैं कि टीयर्स इन माय आईज बिकॉज आई नो दिस प्रोसेस एज वी ऑल्सो हैड कैंसर पेशेंट इन माय फैमिली। अनीता जी भी बोल रही हैं बहुत भावुक पल और बहुत कठिन समय होता है, ये सरोजनी चौधरी दीदी कह रही हैं। और हाँ मैं थोड़ी सी मैं भी भावुक हो गई हूँ। और आपकी हिम्मत को नमन है, ये अनीता त्रिपाठी जी कह रही हैं। और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी आप रिलैक्स हैं, हम अगला प्रश्न अगर आपसे पूछें बिल्कुल रिलैक्स हूँ, बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रांग तो। हो चुकी हूँ। आप तो स्ट्रांग हो गई हैं, लेकिन जैसा कि आपने मैसेज में देखा है, सुनने वाले हिल गए हैं अंदर से कि देखिए, अगर किसी को पीड़ा है, और कैंसर जैसी बीमारी कितनी पीड़ादायक होती है, जब कीमो होते हैं, किस तरह के दवाइयाँ, किस तरह की सुइयां उनको लगती हैं, मैं समझती हूँ। मतलब हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन जितना सुना है, जितना मैं जानती हूँ, वो बहुत ही पीड़ादायी होता है। और ऐसे समय में आपकी वो समाज सेवा का जो आपका जज्बा है, वो इतना स्ट्रांग रहना, क्योंकि उसकी कहते हैं ना कि मैंने भी देखा है उसकी उसको उस पल को मैंने भी देखा है उस समय। और जब आप मैंने वो पल भी देखा है कि जब आपके छोटे छोटे बाल आए थे, और जब आप एक बहुत बड़ी मीटिंग थी उसमें आई थी, तो मैं बड़ी क्या मतलब आपका वो मैं चेहरा नहीं भूल सकती। वो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप फिर कितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप बैठी थी ऐसे करके, और सबको सबके जवाब बता रही थी, सबको सबके काम बता रही थी। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और भी कमेंट्स आ रहे हैं। और मीरा श्रीवास्तव जी भी कह रही है मैं आपकी वेदना को समझ रही हूँ, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। मीरा जी आपके लिए भी तालियां। और इस सही में ये वेदना बहुत ही मतलब ये पीड़ादायक होती है। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, क्योंकि हृदय से नमन कह रहे हैं आपको। मतलब
सभी आपके इस साक्षात्कार को सुनकर के ना बहुत ही भावुक हुए जा रहे हैं और आपकी हिम्मत की दाद भी दे रहे हैं। तो आपके लिए पहले तो मैं 4 पंक्तियाँ मेरे मन में आई है कि कभी आंसू, कभी पीड़ा, कभी संघर्ष का दौर, फिर भी चेहरे पर रहा उम्मीदों का नूर, और जीवन की हर जंग को जिसने हंसकर जीता, वो नाम है पुष्पा जी, और ये बन गई है साहस का दस्तूर, ये बन गई है साहस का दस्तूर। और पुष्पा जी, सच में आपकी जो ये जीवन रहा है, कितना कठिन और कितना पीड़ादायी रहा है, ये हम सभी तक पहुंच रहा है, हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है, और वो इससे प्रेरणा भी ले रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप आज ये साक्षात्कार सुन रहे हैं। और इतना मैं जरूर जानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट हो रहे होंगे, उनको भी प्रेरणा मिल रही होगी। और भी कमेंट्स आए जा रहे हैं, कमेंट्सों की भरमार है। और सकारात्मक साक्षात्कार मेरी कलम से बोल रही हैं, बहुत धन्यवाद। और सरोजनी चौधरी जी बोल रही हैं, ये शक्ति ऊपर वाला देता है, मैंने भी बहुत करीब से महसूस किया है, अपने घर में देखा है। देखिए, सब अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ इस प्रश्न को बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि जो ये पल है बहुत भावुक हो गया है। अभी किसी के आंखों के आंसू सूखे भी नहीं होंगे, क्योंकि मेरे नहीं सूखे हैं। और आप जिस जज्बे के साथ ये बता रही हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब मैं आपसे एक और ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि पुष्पा जी, अगर आप मानती हैं कि कठिन परिस्थितियां इंसान को मजबूत बनाती हैं, तो तो आपकी इस चीज के लिए क्या विचार है? आप कैसे मजबूत हुए हो इन सारी परिस्थितियों को जब आपने सहन किया? क्या ऐसी प्रेरणा आपके लिए आपके साथ रही जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए बोला और आप रुकी नहीं? तो ये मैं जानना चाहूंगी, ये बहुत जरूरी है, इस हौसले के बारे में, इस साहस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये आप प्लीज मुझे एक बार जरूर बताएं। ईशा, क्या होता था कि जो जब कीमो चढ़ता था ना, तो सेकंड डे, फर्स्ट डे तो इतना नहीं महसूस होता था, सेकंड डे थोड़ा थोड़ा, फिर थर्ड डे से थोड़ा ज्यादा हो जाता था, और एक वीक तक वो कीमो माइंड पर अटैक करता था। तो मैं ना ऊट पटांग, दीवार पीली क्यों है, ये तस्वीर ऐसे कैसे लटक गई, जबकि कुछ नहीं हो रहा है। और मेरे घर वाले बिल्कुल, मतलब वो सोचते थे इसकी क्या हालत हो गई। और मैं ऊट पटांग कुछ कुछ बोलती थी। कभी ये मुझसे पूछते थे, पुष्पा रोना है? मैं कहती थी हाँ रोना है। सीने से लगा के खूब रोते थे। बच्चे आ जाते थे, वो भी लगते थे, सब खूब रोते थे। फिर मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ, जो थोड़ी देर के लिए गायब होते हैं ना ये लोग नीचे जाते हैं और रो रो करके आते हैं। मेरा घर ऊपर नीचे का है, और मैं ना अपनी उस बेख्याली में कुछ कुछ बड़बड़ाती थी। वो शायद पोएटिक लैंग्वेज में होता था, तो डॉक्टर साहब उसको पेन डाउन कर लेते थे एक डायरी पे। एक दिन मैंने सोचा कि मेरे हंसने से अगर ये लोग इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, इनके गले में निवाला चला जाता है, और मेरे रोने से इनके गले में पानी भी नहीं जाता, तो क्यों रोना है? मुझे हिम्मत करनी है, मेरे को कैंसर से लड़ना है। अब चाहे कितनी कीमो लगाओ, कितनी पेनफुल दवाइयां दे दो, मुझे उल्टियां होती थी, मेरे प्लेटलेट्स डाउन चली जाती थी, मैं बेहोश होकर गिर पड़ती थी, है ना। मुझे ट्रीटमेंट, अब जो मैं कहती थी ना, मैं जो नहीं लगवाना कीमो, मैं कहती थी हाँ मुझे लड़ना है ना, घूमने जाना है, हम सबको हमें ये करना है। तो जब मैं ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने वो डायरी निकाली, मुझे कहा अब इसको पूरा करो कविता को। तो मैंने बड़े पॉजिटिव नोट में वो कविता पूरी की। और बस मैंने ये सोच लिया कि एक बार मुझसे इंटरव्यू लिया गया था जब मैं सोशल वर्क करती थी तब, कि आपको डर नहीं लगता, आप इस तरह से जाते हो, सब ये सब करते हो। तब मैंने उनको ये बोला था कि ईश्वर ने ये जो लकीर बनाई है ना, उसे ना कोई कम कर सकता ना ज्यादा कर सकता है। वही थॉट मेरे को फिर आया, कैंसर क्या, बिना कैंसर वाले भी बेड पे लेटे लेटे भी, वो तो ईश्वर ने जो आखिरी दिन बनाया वो तो सबका आना है। तो मैं वो सोच सोच करके खुद भी परेशान हूँ, अपने परिवार को भी परेशान करूँ। और मैं कुछ नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगी। मेरी सगी जेठानी नहीं है, डॉक्टर साहब
और उनके हस्बैंड नर्सरी क्लास से फ्रेंड है, जो आज भी 52 साल की दोस्ती हो चुकी है उनकी। तो हमारे बच्चे उनको ताई जी, ताऊ जी, और उनके बच्चे में चाचा चाची कहते हैं। हालांकि रिज्यूम में भी जाता है कि चाचा डॉक्टर बंसल, ऐसे इस तरह से करके। तो कीमो 21 दिन बाद चढ़ती थी। तो जैसे कीमो चढ़ी तो 21 दिन मेरी जेठानी रहती थी, अगले 21 दिन मेरी नंद रहती थी। तो मेरे जेठ इसलिए नहीं आते थे, मैं रहूंगा तो पुष्पा की केयर उतनी नहीं होगी। मेरे नंदोई इसलिए नहीं आते थे जयपुर से कि पुष्पा की केयर नहीं होगी। मेरे बच्चे रात में इसलिए नहीं सोते थे कि अगर मम्मी की आवाज निकली हमें नहीं सुनी तो वो दिन में सोते थे। 2-4 घंटा नींद तो सबकी उड़ चुकी थी। मेरी एक देवरानी है, मामा जी की बहू है, तो मेरे जो भैया हैं, देवर हैं, वो भी डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिशियन है, वो राजीव गांधी के पास ही रहते हैं। वो हॉस्पिटल चली आती थी सुबह 7-9 बजे ही मेरे पास। उसको पता था मैं हॉस्पिटल का खाना नहीं पसंद करती हूँ। क्या-क्या चीज़ें लाती थी, मेरी कंघी करती थी, मेरे पैर दबाती थी। डॉक्टर साहब के सीनियर थे, बहुत ज़्यादा। वो राजीव गांधी में बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, तो पूरी अंदर सारा वीआईपी ट्रीटमेंट था। तो एक डॉक्टर थे पास में, तो उनके यहाँ से मेरा लंच डिनर, क्योंकि वो कहते थे नहीं हम भेजेंगे, देवरानी कहती थी मैं लाऊंगी, तो मैंने डिवाइड कर दिया था कि ऐसे ऐसे। तो ये जो इन लोगों का रोल रहा ना मेरी लाइफ में, मतलब कोई कर नहीं सकता अपने घर को 21 दिन के लिए छोड़ देना, फिर अगले 21 दिन के बाद फिर चले जाना। यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, तुमने भी जिक्र किया था, मैं पूरी हिम्मत के साथ वाकई में लग जाती थी सोशल काम में। कई बार तो ऐसा हुआ कि आज कीमो लगी है, सुबह 7:30 बजे महासमूह गान होना है डीएवी में, तो मैं 7:30 बजे पहुंच जाती थी। हालांकि डॉक्टर साहब साथ जाते थे, कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा। बहुत मोटिवेशन था उनकी तरफ से। और मुझे इतना, मतलब मैं ये कहूंगी कैंसर से भी उतनी पीड़ा नहीं मिली जितना उन लोग के व्यवहार से मुझे मिली। मैं बिल्कुल टूट गई। मैं बहुत इंसाफ पसंद इंसान हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं डंके की चोट पे कहूंगी कि मैं गलत हूँ। अगर मैं नहीं हूँ, मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो वो भी मैं पूरा आर्ग्यू करूंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे इस बीमारी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं रात रात सो नहीं पाती थी कि सोशल वर्क करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अलग तरीके से करो, अलग हो जाओ उस जगह से जो तुम्हें सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा, पीड़ा ही पीड़ा दे रही है। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लिया। समझना चाहिए था। हम समाज सेवा की बात करते हैं, हम मानवीय संवेदनाओं की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन सामने एक जो महिला खड़ी हुई है और जो कीमो झेल करके आ रही है, उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी मिले उस सोशल फ्रंट पे। तुम्हारी जैसी प्यारी बहनों का, कुछ भाइयों का साथ मिला, मेरी प्यारी सी देवरानी पायल का साथ मिला, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। तो बहुत अनुभव हुए, लेकिन उन बुरे अनुभवों से मैं टूटी नहीं। मैंने रास्ता चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए खड़े रहना है बहुत हिम्मत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपके जो पीछे ये तस्वीर है, ये परिवार अभी भी मुस्कुराता हुआ आपके साथ ही नजर आ रहा है, और आपकी वो हिम्मत बन रहा है, और मुझे पता है आप इसीलिए यहाँ बैठी हैं, जिससे आपको लगे कि आपका परिवार आपके साथ मेरे है। साथ है, मेरे साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। ठीक है, भगवान ने तकलीफ दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भीतर हाथ सहारे दे, बाहर बाहर चोट। तो उन्होंने तकलीफ हाँ तो दी, लेकिन सहारे बहुत दिए, बहुत सहारे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और कितनी शुक्रगुजार सारी हूँ तकलीफें। भगवान का। ऐसा नहीं है कि आप कैंसर पीड़िता थी तो आपने दुनिया की परेशानियों को भी नहीं झेला है, वो भी झेला है, और ये भी झेला है। और दर्शकों, आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी, पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 बार इनको कैंसर हुआ है, और अभी कुछ हद तक कैंसर इनका कंप्लीटली तो नहीं कहूंगी, शायद ठीक है, लेकिन अभी भी उस परेशानी के अंदर है। और आपके सामने बैठ करके कितनी जिंदा दिली से, कितने बिंदास अंदाज में आप सभी को आज ये साक्षात्कार अपना दे रही हैं। आज ये अपने बारे में आपको बड़े ही गर्व के साथ में बता रही हैं कि यस, मैं कैंसर पीड़ित थी, और अभी मैं परेशानी हालांकि झेल रही हूं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग समाज सेविका हूं, और मुझे कोई नहीं रोक सकता।
और एक और आपका गुर पता लगा जो मैं तो जानती हूँ लेकिन दर्शक नहीं जानते, कि क्योंकि हमारे इसमें कवि कुल के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही शानदार कवित्री हैं और फिलहाल किसी किताब के लिए भी ये काम कर रही हैं और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही वो सपना इनका साकार होगा। और मैं थोड़ा सा कमेंट्स की तरफ फिर से जाना चाहूंगी और वह आपकी बात को हूबहू महसूस कर रही हूँ। मीरा जी कह रही हैं, अनीता जी कह रही हैं कुछ पंक्तियां उस कविता की सुना दीजिए। अरे वाह, यदि आपके पास है तो मैं भी चाहूंगी कि आप सुनाएं। अपर्णा जी, ज्योति जी, पूजा जी, सरोजनी मैम का सादर नमन, और नारी शक्ति को नमन, सकारात्मक साक्षात्कार। इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स आए, कोई आपको नमस्कार बोल रहे हैं, किसी ने आपको गुलाब दिए हैं, कोई आपको बहुत सारे ऐसे हर्ट्स दे रहा है, बहुत प्यार आपको मिल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आपको आ रहे हैं। और मेरी हिम्मत और मेरा जज्बा और बढ़ गया है, और बढ़ गया है। हम सभी आपके साथ हैं। यदि आपके पास हो कुछ पंक्तियां जो आप वो सुनाना चाहें तो। पंक्तियां मेरे मोबाइल में है, मतलब क्योंकि जी मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से टीवी पर मोबाइल पे जी देख जी रही जी हूँ। क्या मैं वो खोल के जी पढ़ जी। सकती हूँ? आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये हमारा जो लाइव स्ट्रीम है ये हट जाए। यदि आप देखिए, एक बार कोशिश करिए। और आपके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। ज्योति जुल्का जी आपको बार बार बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रही हैं। सोचिए, आपको शुरू से लेके अंत तक देखने के लिए सभी रुके हुए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा ये, मुझे लग रहा है कि आपको पसंद किया जा रहा है। पुष्पा जी, आपकी हिम्मत को सलाम, देखिए सैल्यूट मिल रहे हैं आपको। और जब तक आप ये अपने जो कविता है ये निकाल रही हैं, मैं फिर से आपके लिए चार पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि वो हार को भी हौसलों से हराना जानती हैं, कि ये हार को भी हौसलों से हराना जानती हैं, अंधेरों में दीप कैसे जलता है वो जलाना जानती हैं, कि जिंदगी ने कितनी बार गिराया उन्हें वो हर बार उठ खड़ी हुई, पुष्पा जी उतनी ही बार उठकर खड़े हो जाना जानती हैं। तो पुष्पा जी, मुझे लग रहा है आपका जो मोबाइल है वो रुक गया है, और कितनी शिद्दत से वो सुनाना चाह रही थी। अ बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपको मेरा संचालन अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। पुष्पा जी, आप मैं चाहूंगी, कोई बात नहीं, अगर वो पंक्तियां आपको नहीं मिल पा रही हैं तो हम आगे बढ़ते नहीं कुछ, हैं, लेकिन मुझे, हाँ, हाँ, बिल्कुल, मिल बिल्कुल गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा। जी जी मैं एक बार ना अपनी वो डायरी जो है ना लेके आती हूँ, अगर उसमें मिल गई तो ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो जी मैं आ जी गई जी, हूँ ना? अगर आप किसी से बोल दें कोई आपकी डायरी ला सके तो ले आए, जब तक हम आपसे अगला प्रश्न भी कर लेते हैं। अरे वाह, एक्चुअली क्या बात है, आप दूसरे हुए। जी जी। आ, ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत सही। मैं डायरी देख सकती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो जब तक हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं पुष्पा जी का, देखिए, हमें उनकी इस प्रतीक्षा का, मुझे लग रहा है हमें सम्मान करना चाहिए यदि वो आज हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करवा रही हैं, क्योंकि एक जैसे कि उन्होंने बताया कि वो अपने पति से कितना प्रेम करती हैं, और एक पति हैं जिन्होंने उनको इतना सहारा दिया कि यदि वो समाज सेवा के लिए कहीं बाहर जा रही हैं तो इंजेक्शंस अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और ये सोच के कि यदि किसी तरह की कोई समस्या आ पड़े अचानक से तो वो उसके लिए भी तैयार। और मैं इनका जज्बा कि जो इंसान इंजेक्शंस पे रह रहा है वो समाज सेवा करने के लिए बाहर निकल रहा है, धूप भी होगी, बारिश भी हुई होगी, और सर्दियां भी हुई होंगी, कुछ तो हुआ ही होगा, लेकिन इनका निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम सबके लिए हो जाती है। और पुष्पा जी, यदि आपकी वो कविता आ गई हो तो हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मुझे क्योंकि 1 मिनट का क्यों, समय दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो ये कविता आज आप इस मंच से जो सुनाएंगी ये हमेशा फेसबुक पर रहेगी, आप जब चाहे तब ये देख सकती हैं, आप जब चाहे इसको शेयर कर सकती हैं, सुना सकती हैं। और जिनको भी आपको लगता है अपने प्रियजन के, उनको आपका ये साक्षात्कार सुनना चाहिए, आप उनको बता सकती हैं, और बहुत ही उनको भी गर्व महसूस होगा
कि पुष्पा जी इस तरह से सब कुछ अपने बारे में बहुत अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दे। जी पुष्पा जी, आपका स्वागत है। हाँ, मतलब रफ सी है। आप कोई कहोगे तो बात मैं नहीं, बाद में शेयर कर दूंगी। स्वागत है आपका, तो स्वागत है आपका। हाँ जी। कैसे अचानक छिन गया सब कुछ, एक पल में बदल गया, रुक गया जीवन, जीवन गया रुक। सोचा पुष्पा जी ना था एक बार और फिर से रिपीट करिएगा, मैं वीडियो बना रही हूँ आपका। कैसे अचानक छिन गया सब कुछ, एक पल में बदल गया, जीवन गया रुक। सोचा ना था एक दिन ये दर्पण मुझे ही डराएगा, जिंदगी का यह सफर चंद मीलों में रुक जाएगा। ओ, ना कोई रूप, ना कोई श्रृंगार, वो मांग ही ना रही जिसमें भरती थी सिंदूर लाल। पति को नहीं दिखता था, पति को नहीं दिखता था रूप विहीन चेहरा, उन्हें तो बस दिखता था सांसों से रिश्ता गहरा। ओ, उनको बहुत तो गहरा। बस दिखता था सांसों से रिश्ता गहरा। बच्चे नहीं देखते थे, बच्चे नहीं देखते थे माँ का गंजा चेहरा, उन्हें तो दिखती थी माँ की चलती सांसें और माँ की ममता और आंचल से रिश्ता गहरा। उन्हें तो दिखती थी माँ की चलती सांसें, आंचल और ममता का रिश्ता गहरा। उन्हें मतलब था तो बस इतना कि मैं मोती सी ना बिखरूं। माला टूटती है तो बिखर जाते हैं उसके मोती। उन्हें मतलब था तो बस इतना कि मैं मोती सी ना बिखरूं। उन्हें मतलब था तो बस इतना कि मैं उम्मीदों से ना हारूं, कि मैं उम्मीदों से ना हारूं। मेरे नैनों के दीप उन्हें रोशन कर जाते, थोड़ी सी भी खुश होती ना, चमक आती आंखों में, तो वो उनको रोशन कर जाते। और मेरे नैनों के अश्रु उन्हें बहुत सताते, मेरे नैनों के अश्रु उन्हें बहुत सताते। सोच लिया मैंने भी, सोच लिया मैंने भी, हो के मायूस यूं शाम सा ना ढलना होगा। जिंदगी भोर है, सूरज की तरह निकलना होगा, सूरज की तरह निकलना होगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कितनी गहराई और कितनी सच्चाई और कितने प्यार से आपने ये जो लिखा है, मैं ना इसे कविता बोलूंगी ना मैं इसे रचना बोलूंगी, ये बिल्कुल प्योर शुद्ध, कहते हैं ना आपके ये भाव हैं, इनको किन्हीं किसी चीज में बांधने की मेरी तो कोई औकात नहीं है, क्योंकि आपकी ये पीड़ा है, आपका ये प्रेम है, आपकी ये भावनाएं हैं अपने परिवार के लिए, जिन्होंने आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए बोला। और बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और मुझे लग रहा है यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग यहाँ आज थे, सभी एक बहुत सारी आपसे बहुत सारी चीजें सीख करके, बहुत सारी प्रेरणा लेकर के, और आज रात में जब सोएंगे तो कुछ तो सोचेंगे कि जीवन में यदि किसी तरह की कठिनाई आ रही है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें इतनी बड़ी कठिनाई तो नहीं मिली है और भगवान ना करे किसी को हो। कभी भी नहीं, किसी को भी बिल्कुल। नहीं। और मैं एक बार, क्योंकि आपने इतनी प्यारी कविता पढ़ी है, तो आपके लिए क्या कमेंट्स आए ये बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हक्स और बहुत सारा ऐसे वाला प्यार, ऐसे वाला प्यार, ईश्वर आपको सदा स्वस्थ रखे। ज्योति जुल्का जी बोल रही हैं, अनीता जी ने भी आपको बहुत सारा ऐसा वाला प्यार किया है और वो इमोशनल भी हुई हैं, आपको बहुत सारी क्लैपिंग्स की हैं और स्पीचलेस अनीता जी कह रही हैं। और उफ, आंसू रुक नहीं पा रहे हैं आप, मतलब देखिए, तो मैं तो आपको कमेंट्स में कैसे बताऊं, मैं इतने सारे प्यार मिल रहा है आपको। तब तक आप सुना दें ये, मतलब देखिए ना, मतलब एक से बढ़ के एक स्पीचलेस, और मतलब कमेंट्स की भरमार आ रही है, मैं बता नहीं सकती। और कमेंट्स में
मतलब लोगों के पास शब्द नहीं है तो बहुत सारे हार्ट बना रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के हार्ट और इमोशनल वाले इमोजीज। मैं मतलब ये मैं पहली बार देख रही हूँ पता है इस मंच पे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी रचना, ये वो सब पढ़ देते हैं, लेकिन जो आज आपके लिए कमेंट्स आए एकदम बिरले और अनोखे कमेंट्स आए हैं। और लम्हे जिंदगी के मैं शक्ति हूं, अपने सपनों को परिभाषा देती हूँ, संयम संस्कार शालीनता को जीवन में जगह देती हूँ, संघर्षों से लड़कर भी मुस्कान सजाए रखती हूँ, मैं नारी हूँ, हर पल दुनिया को नई दिशा देती हूँ। क्या बात है, ये लम्हे जिंदगी के हमारी जो संस्थापिकाएं हैं, ये हमारी पूजा जी ने आपके लिए ये शब्द लिखे। कमेंट्स रुक नहीं रहे बहुत बहुत हैं, कमेंट्स रुक धन्यवाद। नहीं रहे हैं। संगीता चौहान जी कह रही हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, कमेंट्स आए जा रहे हैं धड़ाधड़, सुपर डुपर हिट हो गया है आज का ये साक्षात्कार। और पुष्पा जी, मुझे पता है आप इतने समय तक नहीं बैठ पाती हैं, फिर भी मैंने आपको 1 घंटे बिठाए रखा, उसके लिए मैं आपसे बहुत दिल से सॉरी भी मांगती हूँ, लेकिन मैं बहुत नहीं नहीं खुश भी नहीं। हूँ क्योंकि आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को, एक ऐसे व्यक्तित्व को ये मंच मिला है लम्हे जिंदगी का, जिसने अपनी भावनाओं को, अपनी परेशानियों को अलग रख करके अपने संघर्ष को बड़े ही सहजता से, बड़े आराम से सबको बता दिया, और उसी मुस्कान के साथ आराम से बैठ करके सब कुछ हमें बता रही हैं, हमें प्रेरणा दे रही हैं। और अब मैं बस ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगी, और मैं आपसे अंतिम एक प्रश्न बोलना चाहूंगी। यदि आप समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे समाज को, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको, और जो भी यहाँ पे जो नहीं भी देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी। जो भी कैंसर पीड़ित हैं आपके आसपास में, आपके परिचय में, जी भर कर टूट कर प्यार दीजिए, उसे संबल दीजिए कि साइंस बहुत प्रोग्रेस कर गई है, थोड़े टाइम का कष्ट है। मैं क्या सोचती थी, 4.5 महीने की कीमो है, उसके बाद तो अच्छा टाइम आएगा। तो संबल दीजिए, प्यार दीजिए, हिम्मत दीजिए। समाज भी यही करे, परिवार भी यही करे, तो उसके अंदर इच्छा जागेगी कि नहीं मैं लड़ूं। देखिए दवाइयां भी तब तक असर नहीं करती हैं जब तक आप पॉजिटिव नहीं होते। पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव रखेगा कौन? समाज, परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र। एक छोटी सी बात बताऊंगी, जब बिल्कुल भी बाल नहीं थे ना, तो मेरी एक फ्रेंड की बेटी थी, वो आई, विग लेकर के आई, बहुत प्यारा सा विग। और उसने मतलब यही खुद नीचे बैठ गई, मैं मेरे को ऊपर चेयर पे बिठाया और विग सेट किया और धड़ाधड़ फोटोज खींची। आंटी, क्या उन बालों के लिए जो ना परेशान होना, ये बाल देखो, आजकल जमाना हाँ। इसका है। तो मतलब उसने मेरे अंदर कितनी पॉजिटिविटी भरी थी। उसी बीच किसी काम के लिए कोर्ट जाना पड़ गया था, मैं आराम से विग लगा के चली गई। ओ सो स्वीट। हालांकि बाद में मैंने छोड़ दिया था कि मैं ऐसे भी ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा यही बिल्कुल संदेश है, बहुत जी। प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि वो मजबूर हो जाए फाइट करने के लिए, वो मजबूर हो जाए जिंदा रहने के लिए। बस क्या बात, यही क्या बात, बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो आपसे वार्तालाप है बहुत लंबी चलती रहे, लेकिन समय की एक बाध्यता होती है, एक समय सीमा निर्धारित होती है हर किसी कार्यक्रम की, इसकी भी है। और मैं तो ये देख रही हूँ कि कमेंट्स नहीं खत्म हो रहे, अभी भी 12-13 कमेंट्स, 15 कमेंट्स, अब लो 16 कमेंट्स हो गए, अभी भी कमेंट्स आए जा रहे हैं। अब मैं कितने कमेंट्स पढ़ूंगी, फिर भी मैं एक छोटा सा आपको रिकैप बता देती हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग इज मस्ट इन लाइफ, ब्रह्मदेव जी कह रहे हैं। ज्योति जुल्का जी भी कह रही हैं पॉजिटिविटी और परिवार का साथ बहुत जरूरी है। संगीता चौहान जी ने बहुत सारी तालियां बजाई हैं, सही कहा, सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है, शक्ति देती है ऐसी शख्सियत। क्या बात है, बहुत शानदार मैसेज, ये ब्रह्मदेव जी कह रहे हैं। और अच्छा संचालन है, चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ अच्छा संचालन है, धन्यवाद आपका। और आपका देख करके बहुत सारे लोग अवश्य हिम्मत मिलेगी। आपके जज्बे को सादर प्रणाम। प्रेरणादायी व्यक्तित्व पुष्पा जी, लम्हे जिंदगी मंच को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी पर्सनैलिटी को मंच पे लाए, अनुपम साक्षात्कार।
बहुत आभार ऋचा जी, वाकई मुझे इस मंच पर लाने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत और बहुत आभार। बहुत सारे कमेंट्स आए जा रहे, साक्षात्कार से ज्यादा एक पारिवारिक चर्चा लग रही है। बहुत खूब ईशा जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी कि मेरा संचालन आप सभी को पसंद आया। और नाइस मैसेज, ये ब्रह्मदेव शर्मा जी कह रहे हैं मैसेजेस का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है अगर मैंने मैसेजेस ऐसे ही पढ़ते रहे तो ये रात यूं ही बीत जाएगी। तो अब हम समापन की ओर चलते हैं। और पुष्पा जी, आपका जीवन वास्तव में ये सिखाता है कि मनुष्य की असली शक्ति उसके भीतर होती है। आपने ये साबित किया है कि जब हौसला, परिवार का साथ और सकारात्मक सोच हो तो जीवन की कितनी भी कठिन परेशानी हो उससे लड़ाई करी जा सकती है, आप जंग जीत सकते हो। आपकी कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह गई है अब ये बहुतों की प्रेरणा बन गई है और उम्मीद बन गई है और साहस की रोशनी भी बन गई है। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आपने अपने जीवन के इतने भावुक और प्रेरणादायी अनुभव हमारे साथ में साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी कहानी के साथ में। और यदि कभी हमको फिर से लगा और आपकी इजाजत हुई तो हम आपको दोबारा ला करके फिर से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद बहुत कि बहुत बहुत आप इस मंच धन्यवाद पे आपका। आए और आप इतनी देर बैठे। मैं दर्शकों आपको ये बताना चाहूंगी, इनको इतनी देर बैठना अलाउ भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमारे साथ में आज यहाँ जुड़ी हैं, इतनी देर बैठी हैं। बस थोड़ी सी देर के उठ करके अपने लिए डायरी लेने गई हैं क्योंकि इनको चलते फिरते रहने के लिए बोला गया है और बहुत सारे विश्राम के लिए बोला गया है। बस एक गिलास पानी पिया है और मुझे लग रहा है इनके पतिदेव भी साइड में खड़े होकर के कह रहे, प्लेट लेके खड़े होंगे कि कुछ खा लेना, आप निकलते यहाँ से, क्योंकि मैं जानती हूँ इनका शेड्यूल बहुत ही फिक्स रहता है और उसी परिवार के संबल की वजह से इतने स्नेह और अनुशासन अनुशासन के बारे में पूछना रह गई थी, लेकिन ये हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में जरूर पूछेंगे क्योंकि बिना अनुशासन के ये बिल्कुल नहीं रहती हैं। इनका हर एक एक मिनट अनुशासन से ऐसे बंधा हुआ है क्योंकि मैं जिस तरह से इनको जानती हूँ, समझी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, पुष्पा, बहुत आदरणीय बहुत पुष्पा आभार, बंसल जी। बहुत बहुत आप आभार यहाँ आप इस सभी मंच का। पर आए, कमेंट्स की बरछार अभी भी आ रही है, सौभाग्य, लेकिन मैं अगर अब सौभाग्य पढ़ूंगी मेरा। तो और लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद लम्हे जिंदगी का। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा भारद्वाज जी का। यदि डॉक्टर पूजा भारद्वाज आना चाहे मंच पर तो मैं चाहूंगी कि आप भी आए और पुष्पा जी से आप क्या कहना चाहती हैं हम भी जानना चाहेंगे। कैसा लगा आज का आपका साक्षात्कार? पूजा जी, आपका स्वागत है। यदि आप हैं यहाँ पर तो आ जाइए प्लीज। नमस्कार पुष्पा जी। नमस्कार पूजा जी। ये वाकई में प्रोग्राम वाकई में बहुत बढ़िया था। यहाँ पीछे मैं मैसेज वगैरह पढ़ती जा रही थी क्योंकि एक चरित्र से चित्र प्रोग्राम ही नाम इसीलिए रखा। हर कोई रखता है चित्र से चरित्र, मगर मैंने माना चरित्र से, क्योंकि जब इंसान बहुत का चरित्र खूबसूरत। अच्छा होता है तब एक ना चित्र बन के आता है। तो आपका जो चित्र बना है वो बहुत ही सुंदर, कलरफुल, जिसमें आपने बहुत सुंदर रंग भरे हैं। तो वो चित्र वाकई में बहुत अच्छा उभर के आया है। वो आप कमेंट देख के पढ़ ही पा रहे होंगे कि कितने अच्छे अच्छे आपको कमेंट मिले हैं। और वो कमेंट आपकी भावनाओं, आपकी जो जर्नी है उनको सल्यूट करते हुए मिले हैं। तो वाकई में हम भी धन्य हो गए कि आज आप लम्हे जिंदगी के पटल पे आए और इन लम्हों को आपने बहुत खास बनाया। आप सभी का आभार मुझे इस पटल पर लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनय सर, आपका कि आप अंत तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी का, अनीता जी का, सरोजनी जी का, पूजा जी का, और बहुत सारे लोग, अर्चना जी का, प्रीति जी का, जो एंड तक रुके रहे हैं और बहुत सारे भर भर के कमेंट्स किए हैं। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हम फिर से मिलेंगे लम्हे जिंदगी के चरित्र से चित्र तक के चित्र अगले, हाँ, अगले अगले साक्षात्कार में। और ऐसी पर्सनैलिटी को हम कोशिश करेंगे कि फिर से लाएं और फिर से हम को कुछ और नए प्रश्न जो अभी रह गए हैं वो उनसे पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, वो पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका भी। और अब मुझे लग रहा है हमें यहाँ विराम देना चाहिए। तो जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, वंदे